चैप्टर 1। अयान आहूजा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक साधारण सा लड़का है। अयान दिखने में काफी स्मार्ट और अट्रैक्टिव था, पर जेब से काफी खराब हालात होने की वजह से उसकी कॉलेज में कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी। अयान पढ़ने में वैसे काफी अच्छा है, जिसके वजह से कॉलेज के काफी टीचर्स अयान को पसंद करते हैं। अयान अपनी खस्ता हालत के कारण एक छोटे से मेडिकल स्टोर में पार्ट टाइम काम करता था। अयान अभी कॉलेज में अपना क्लास अटेंड कर रहा होता है और वो क्लास अभी मैथ्स प्रोफेसर धर्मेंद्र सर पढ़ा रहे थे। अयान बैठकर सारे फॉर्मूलास और सवालों को अपने नोटबुक में नोट कर रहा था और उसके आसपास के बैठे लड़के और लड़कियां अयान को देखकर उसके बारे में बातें कर रहे होते, पर उनकी आवाज काफी धीमी होती है। इस पढ़ाकू चंद को तो देखो, फॉर्मूलास तो ऐसे लिख रहा है जैसे आज ही एग्जाम देकर पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप कर लेगा। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, जरा इसके कपड़े तो देखो, ये इतना गरीब है कि बेचारा रात को पार्ट टाइम जॉब करता है। कुछ लड़के और लड़कियां अयान की गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। उन लोगों की आवाज भले ही धीमी थी, पर अयान उन सब की सारी बातें अच्छे से सुन पा रहा था, लेकिन वो उन सबको इग्नोर कर रहा था क्योंकि उसके पास फालतू लोगों की बातें सुनने का समय नहीं था। तुम सब अपना काम क्यों नहीं करते हो? फालतू में क्यों अयान को परेशान कर रहे हो? तुम सबको अयान के हालत के बारे में तो पता ही है, तो ऐसे तुम उसके बारे में बात करके उसका मजाक उड़ा के तुम्हें क्या मिलेगा? ये रोहन होता है, जो अयान का दोस्त होता है। जब रोहन सुनता है कि ये सब अयान का बिना बात के ही उसका मजाक बना रहे हैं, तो उससे रहा नहीं जाता है और वो बोल पड़ता है उन सब लोगों से। पर ये सब बोलते वक्त वो अपनी आवाज को धीमा ही रखता है ताकि उसकी आवाज प्रोफेसर तक ना पहुंच सके। तू बड़ा साइड ले रहा है अयान का। अरे ये अयान का साइड लेगा कैसे नहीं, ये तो अयान का नौकर है। मैंने तो सुना है कि अयान को जो भी अपना काम कराना होता है तो वो जाकर कर रोहन को बोल देता है और रोहन चुपचाप उसकी बात भी मान लेता है। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा अयान तुझे काम के पैसे तो देता होगा ना, या फिर उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपने दोस्त काम के पैसे दे सके? जब रोहन अयान का साइड लेता है तो वो लड़के और लड़कियां अयान के साथ साथ अब रोहन का भी मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, पर रोहन इस बार उनको कुछ नहीं बोलता है क्योंकि वो जानता था कि इन सबसे बहस करके उसका ही समय बर्बाद होगा। रोहन मिडिल क्लास फैमिली से आता है। उसके माता पिता बड़ी मेहनत करके उसका नाम दिल्ली यूनिवर्सिटी में लिखा पाए थे। रोहन को उसके माता पिता उसके खर्चे के लिए हर महीने कुछ पैसे भेज देते हैं ताकि रोहन अपना समय पार्ट टाइम जॉब में बर्बाद ना करके अपने पढ़ाई पर ध्यान दे सके। तो स्टूडेंट्स, आज की पढ़ाई हम यहाँ पर खत्म करते हैं। जो फॉर्मूलास और क्वेश्चंस आज मैंने आप सभी को लिखवाया है वो सभी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास के बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना खुद से। और यूनिवर्सिटी में एक कंपटीशन को आयोजित किया जा रहा है, जिसके कारण से आपकी अगले एक हफ्ते तक की आज से छुट्टियां पड़ चुकी है। मैं आशा करूंगा कि आपकी छुट्टियां अच्छी जाए, धर्मेंद्र सर ने कहा। जब क्लास खत्म होने वाला होता है तो उससे 5 मिनट पहले धर्मेंद्र सर अपने स्टूडेंट्स को सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं और फंक्शन के बारे में भी बता देते हैं। फिर धर्मेंद्र सर वहां से चले जाते हैं। धर्मेंद्र सर के क्लास से जाने के बाद लड़के और लड़कियां अपनी जगह से उठकर अपने दोस्तों के पास जाकर हॉलीडेज के बारे में और फंक्शन के बारे में बातें करने लगते हैं। रोहन भी अयान के पास आ जाता है और उससे पूछता है, अयान तुमने इन छुट्टियों में क्या करने का सोचा है और क्या तुम इस फंक्शन में पार्टिसिपेट करोगे? रोहन अयान के पास आकर उससे पूछता है, मैं इन छुट्टियों में मेडिकल स्टोर के अंदर फुल टाइम जॉब करूंगा, और रही बात फंक्शन की तो मुझे उसमें किसी तरह से अपना नाम तो लिखाना ही है क्योंकि सुना है फंक्शन में कई तरह कंपटीशन होंगे और हर कंपटीशन में जीतने वाले को 40,000 रुपए मिलेंगे, इसलिए मेरा उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। उन पैसों से मैं अच्छे से पढ़ाई भी कर सकता हूँ और कुछ दिन तक अच्छा खाना भी खा सकता हूँ, अयान रोहन से कहता है। रोहन तू बता, तू क्या करेगा इन छुट्टियों में और क्या तू भी पार्टिसिपेट लेगा कंपटीशन में?
अयान रोहन से पूछता है। नहीं यार, मैं कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, फालतू का इस कंपटीशन में अपना दिमाग लगाओ। और रही बात इन छुट्टियों की, तो मैं इन छुट्टियों में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही करूंगा। तुझे तो पता है ना मेरे पापा मम्मी कितनी मेहनत कर रहे हैं मुझे पढ़ाने के लिए, रोहन अयान को बोलता है और उसका जवाब भी देता है। ये सब कहते वक्त रोहन के चेहरे पर उदासी आ चुकी थी। अयान उसकी उदासी को कम करने के लिए उससे मजाक करता है। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर तुझे क्या ये पता है जो कॉलेज में फंक्शन होने वाला है उसमें तेरी क्रश अंजलि भी आने वाली है। चल, तू कंपटीशन में मुझे देखने नहीं आएगा, पर तू अपनी अंजलि को तो देखने के लिए पक्का ही आएगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? अयान ने कहा। अयान की बात सुनकर रोहन अचानक से खुश हो जाता है। जब वो अयान के मुंह से अंजलि के बारे में सुनता है तो क्या सही बता, अंजलि भी पार्टिसिपेट कर रही है? रोहन अयान से बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए पूछता है। हाँ, मैं सच बोल रहा हूं, कंपटीशन में अंजलि भी पार्टिसिपेट है, अयान रोहन को कहता है। रोहन फिर अयान को खड़ा करता है और खुद भी खड़ा हो जाता है। ठीक है, चल फिर मैं भी तेरे साथ ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट लूंगा, रोहन अयान से कहता है। अयान फिर बस मुस्कुराता है और रोहन के साथ अपना नाम कंपटीशन के लिए क्लासरूम से निकल जाता है। कुछ देर बाद दोनों स्टाफ रूम के अंदर पहुंचते हैं, जहां पर पहले से ही कई सारे लड़कियां और लड़के भीड़ लगाकर खड़े थे। उस भीड़ के बीच में एक लड़का था जो एक लड़की के साथ उसके गले में हाथ डालकर खड़ा हुआ था और बोर्ड पर कॉम्पिटिशन्स की लिस्ट देख रहा था। उस लड़के का नाम नकुल था। नकुल दिल्ली के एक बड़े होटेलियर का बेटा है और नकुल का परिवार इस कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स के परिवारों से बहुत अमीर भी है। नकुल के साथ जो लड़की खड़ी होती है वो और कोई नहीं, अंजलि होती है। अंजलि, तुम तो डांसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट लोगी ना? नकुल अंजलि के कमर के अंदर अपना हाथ डालते हुए उससे कहता है। हाँ नकुल बेबी, मुझे डांसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेना है, अंजलि ने कहा। अंजलि और नकुल को वहां के सारे लड़के और लड़कियां देख रही थी। उनमें से अयान और रोहन भी थे जो उन दोनों की सारी हरकतों को देख रहे थे। रोहन जब अंजलि को नकुल के साथ देखता है तो उसका दिल 1000 टुकड़ों में टूट जाता है। अयान उसको संभालता है। अरे कोई बात नहीं रोहन, इतना उदास मत हो, वैसे भी तुझे तो पता ही था कि नकुल और अंजलि का कुछ चल रहा है, अयान रोहन का दिल हल्का करने के लिए उससे कहता है। रोहन सदमे में चल गया था, उसके कानों में अयान की कोई भी बात नहीं जा रही होती है, पर इसमें अब अयान भी तो कुछ नहीं कर सकता था। अयान समझ जाता है रोहन को किसी से भी अभी उसको बात नहीं करना है, इसलिए अयान रोहन को छोड़कर खुद ही आगे जाता है। सर, मुझे बास्केटबॉल कंपटीशन और कबड्डी में पार्टिसिपेट करना है, अयान सामने बैठे टीचर से कहता है। जो कंपटीशन के लिए स्टूडेंट्स का नाम नोट कर रहे थे वो टीचर और कोई नहीं, धर्मेंद्र सर होते हैं। धर्मेंद्र सर अयान को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। तुम बहुत लकी हो अयान, क्योंकि दोनों कंपटीशन में एक ही स्टूडेंट की जरूरत ही थी, धर्मेंद्र सर अयान से कहते हैं। जब धर्मेंद्र सर की आवाज नकुल के कानों में पहुंचती है तो वो उन दोनों के बीच में आ जाता है। सर, मैं भी बास्केटबॉल और कबड्डी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, नकुल धर्मेंद्र सर से ठंडे लहजे में कहता है। सॉरी नकुल, क्योंकि अब इन दोनों ही कंपटीशन के अंदर शीट्स खाली नहीं हैं। चैप्टर 2। नकुल कंपटीशन के लिए धर्मेंद्र सर के पास आता है, लेकिन जिन कॉम्पिटिशन्स के अंदर नकुल को पार्टिसिपेट करना था उनके शीट फुल हो चुके होते हैं। अयान, तू अभी के अभी अपना नाम इन दोनों कॉम्पिटिशन्स में से हटा ले, क्योंकि मुझे इन दोनों में पार्टिसिपेट करना है। और वैसे भी तू पार्टिसिपेट करके कंपटीशन में क्या ही उखाड़ लेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं चुपचाप अपना नाम वापस ले ले,
नकुल अयान से कहता है। पर अयान नकुल को बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। नहीं, मैं कंपटीशन में से अपना नाम नहीं हटाऊंगा, अयान काफी शांति से नकुल को कहता है। नकुल अयान की बात पर अब गुस्सा होने लगता है, क्योंकि अयान उसकी बात नहीं मान रहा था। नकुल बचपन से ही इतना ज्यादा जिद्दी था कि जब उसको कोई चीज पसंद आ जाती है तो वो उसको हासिल करके ही रहता है। इसलिए वो आगे बढ़ता है और अयान का कॉलर पकड़ लेता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? लगता है तू मुझे अच्छे से जानता नहीं है, नकुल गुस्से से अयान के आंखों में देखते हुए उससे कहता है। नकुल अयान को डरा कर उसका नाम वापस लेने को कहता है, पर अयान भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। नकुल तुम्हें शायद यहाँ के नियम पता नहीं है, और मुझे लगता है कि तुम्हें इस यूनिवर्सिटी के नियम बताना पड़ेगा। जब सर नकुल को मार पीठ पर उतरते हुए देखते हैं तो वो नकुल से कहते हैं, अब तुम इन दो कंपटीशन में ही नहीं बल्कि किसी भी कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, और ये तुम्हारी पुनिशमेंट है आज के इस बिहेवियर के लिए। धर्मेंद्र नकुल को आगे कहते हैं। नकुल सर की बात सुनकर अयान को छोड़ देता है और वो अयान को घूर कर देखता है। तुमने मुझसे मुसीबत मोल ले ली है, इसका बदला तुम्हें जरूर लूंगा, अब बस तुम देखते जाओ, नकुल अयान को कहता है और अंजलि के साथ वहां से बाहर निकल आता है। थैंक यू सर, मुझे नकुल से बचाने के लिए, अयान प्रोफेसर से कहता है। कोई बात नहीं अयान, वैसे भी मैं कई दिनों से नकुल को ऐसे कईयों पर गुंडागर्दी करते देख हुए रहा हूं। आज मैंने नकुल को बिल्कुल सही सजा दी है, शायद आज के बाद से वो सुधर जाए, प्रोफेसर अयान से कहते हैं। फिर अयान और प्रोफेसर कुछ देर अयान की पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, फिर बाद में अयान वहां से निकल आता है और कैंपस की तरफ जाने लगता है। अयान पूरे रास्ते बेखबर था कि उसका कोई पीछा भी कर रहा है। कैंपस के अंदर अपने कमरे पर जाकर अयान देखता है तो वहां पर सेहन नहीं होता है। अरे यार, अब ये रोहन किधर चला गया? मैंने उसको कहा था कि वो कैंपस के अंदर ही रहे, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। अब पता नहीं वो कहाँ गया होगा, अयान बड़बड़ाता है। वो कैंपस से बाहर निकलकर अपने यूनिवर्सिटी से रोहन को ढूंढने के लिए बाहर आ जाता है। यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर अब वो पास के बड़े से गार्डन के अंदर जाता है। पहले भी जब कभी रोहन उदास या परेशान होता तो वो इसी गार्डन के अंदर अपना मन हल्का करने के लिए आया करता था, इसलिए अयान को लग रहा था कि इस बार भी पक्का रोहन यहीं पर आया होगा। अयान जब कुछ दूर आगे चलता है तो उसको दिखता है कि रोहन थोड़ी दूर पर ही किसी लड़की से आराम से बैठकर बातें कर रहा होता है। रोहन उस लड़की से बात करते वक्त बहुत खुश लग रहा था, इसलिए अयान उन दोनों के बीच में कबाब की हड्डी बनने के लिए आगे नहीं जाता है। अयान फिर घूमकर मेडिकल स्टोर जाने लगता है। यूनिवर्सिटी के अंदर एक हफ्ते छुट्टी होने कारण से अब वो फुल टाइम जॉब कर सकता था। फुल टाइम काम करने के अयान को थोड़े ज्यादा पैसे मिल सकते थे। वो मेडिकल स्टोर पहुंच जाता है। अंदर में उस मेडिकल स्टोर के ओनर ललवानी लाल मौजूद होते हैं और स्टोर का नाम ललवानी मेडिकल स्टोर होता है। अयान अंदर ललवानी के पास जाता है। अरे अयान, तुम इस समय यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें कोई दवाई खरीदनी है क्या? ललवानी जब अयान को देखता है तो कहता है, जी नहीं, मुझे कोई दवाई नहीं खरीदनी है, बल्कि मैं यहाँ पर आपसे ये पूछने के लिए आया हूँ कि आप डे शिफ्ट के लिए कोई लड़के को काम पर रखना चाहते थे। अगर आपको कोई लड़का स्टोर के लिए नहीं मिला है तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक हफ्ते के लिए डे शिफ्ट के लिए भी काम पर रख ले। मैं डे और नाइट शिफ्ट दोनों कर लूंगा, अयान ललवानी के पास आकर उससे कहता है। ललवानी सोच में पड़ जाता है। अगर तुम डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट दोनों करोगे तो सोओगे कब? ऐसे तो तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती है, ललवानी अयान के लिए फिक्र जताते हुए कहते हैं।
जी मैं वो सब देख लूंगा और मैं बीमार भी नहीं पड़ूंगा। सर प्लीज प्लीज मुझे डे शिफ्ट के लिए भी काम पर रख लीजिए, अयान ललवानी से कहता है। ठीक है, तुम डे शिफ्ट के लिए काम पर आ सकते हो। ललवानी अयान को डे शिफ्ट के लिए काम पर रखने के लिए मान जाते हैं। तो अयान खुश हो जाता है। ठीक है, तो तुम स्टोर को देखो, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं अब जा रहा हूं, ललवानी आगे अयान से कहते हैं। जी सर, मैं स्टोर का अच्छे से ध्यान रखूंगा, अयान कहता है। ललवानी फिर स्टोर से बाहर निकलकर वहां से अपने काम के लिए चला जाता है। अयान दिन भर स्टोर के अंदर ही होता है और कस्टमर्स को देख रहा होता है। ऐसे ही पूरा दिन गुजर जाता है और रात हो जाती है। रात के 8 बज चुके होते हैं और अयान दिन भर से कुछ भी नहीं खाया था, जिसके वजह से अब उसको बहुत जोर से भूख लग रही थी। अयान के पास सिर्फ एक वक्त का ही खाना था, जिसके वजह से वो उस खाने को दिन में नहीं खा रहा था ताकि वो उस खाने को रात को खा सके। छोटू, तू जरा कस्टमर्स को देख, मैं जब तक खाना खाकर आता हूं, अयान उस स्टोर में काम करने वाले एक लड़के को बोलता है। और वो अपना खाना लेकर के एक जगह पर उसको खाने के लिए बैठ जाता है। जैसे ही वो बैठता है वैसे ही स्टोर का फोन बजता है। फोन बजने के कारण अयान अपना खाना वहीं पर रखता है और वो जाकर फोन को रिसीव करता है। हेलो, ललवानी मेडिकल स्टोर स्पीकिंग। अयान फोन उठाकर कहता है। हेलो, कुछ मेडिसिन्स नोट कर लो और मेरे दिए पते पर उन मेडिसिन्स को लेकर पहुंचो, फोन से वो लड़का कहता है। अयान इस आवाज को सुनता है तो उसको लगता है कि उसने ये आवाज कहीं ना कहीं सुना है, पर उसको याद नहीं आ रहा होता है। हेलो, क्या तुम एड्रेस नोट कर रहे हो? जब उस लड़के को कोई रिस्पांस नहीं मिलता है अयान के तरफ से तो वो पूछता है। अयान फिर होश में आ जाता है। जी सर, मैं नोट कर रहा हूं। आप एड्रेस बताइए, अयान कहता है। ठीक है तो लिखो, दो अनजान लड़का कहता है। वो लड़का फिर अयान को एड्रेस बता रहा होता है और अयान एड्रेस को नोट कर रहा होता है। सर, मैं आपकी मेडिसिन्स कुछ देर में लेकर पहुंचता हूं। जब अयान एड्रेस नोट कर लेता है तो वो कहता है। अयान लिखे हुए मेडिसिन स्टोर से लेता है और फिर वो दिए गए एड्रेस पर जाने लगता है। एड्रेस पास में होने की वजह से वो पैदल ही निकल जाता है। जल्दी से मैं ये मेडिसिन्स डिलीवर करके खाना खाऊंगा, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, अयान चलते वक्त सोच रहा होता है। उसके पेट से भी आवाज आना शुरू हो जाता है। जब वो कुछ देर तक चलते जाता है तो उसका एक सुनसान मोड़ दिखता है। इसमें तो इसी सुनसान मोड़ का एड्रेस है। अयान उस मोड़ को देखते हुए खुद से ही कहता है। फिर वो आगे उस मोड़ के अंदर चला जाता है। जब वो कुछ दूर चलता है तो वो देखता है सामने में कुछ लोग खड़े हैं। जहां पर अयान गया था वहां के लाइट्स सारे टूटे हुए थे, जिसके वजह से काफी अंधेरा था और उस अंधेरे में सिर्फ चांद की रोशनी का ही सहारा था अयान के पास। अयान को दिखता है कि वो लड़के अब उसके पास आ रहे हैं। तुम सब कौन हो? ओ, और तुम सब मुझे क्यों घेर रहे हो? अयान डरते हुए उन सब से पूछता है। जब वो लड़के अयान के काफी करीब आ जाते हैं तो वो देखता है कि उन सबके हाथों में लंबे लंबे और काफी मोटे मोटे लोहे के डंडे होते हैं। तभी वो देखता है कि उन सबके बीच में से एक लड़का निकलता है और अयान के ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है। अयान उस लड़के का चेहरा अब उस चांद की रोशनी में अच्छे से देख सकता था। अयान के सामने नकुल खड़ा था। तो अयान, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। तुम मुझसे दुश्मनी मोल लेकर अब बहुत बड़े मुसीबत में पड़ चुके हो, नकुल अयान से कहता है। फिर वो बहुत खतरनाक हंसी हंसता है। उसकी हंसी की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के इलाके भी नकुल की हंसी से गूंजने लगती है।
अयान अब समझता कि यहां से बचकर निकलना अब नामुमकिन है। तुम सब देख क्या रहे हो? मारो इसको, नकुल अपने लड़कों को कहता है। वो सारे लड़के नकुल की बात सुनकर तुरंत भागते हुए अयान मारने लगते हैं। वो सारे लड़के अपने लोहे के डंडों से अयान को मारते रहते हैं। अयान दर्द से चीखता है, चिल्लाता है। अयान की चिल्लाने की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा वो इलाका गूंज उठता है। तभी कई सारे काले और घने बादल आसमान को घेर लेते हैं और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। बिजली कड़कने लगता है। उस बारिश में फिर अयान की चीखने चिल्लाने की आवाज आना बंद हो चुका होता है। उन लड़कों में से एक लड़का अयान को देखता है। फिर रोहन से परेशान होते हुए कहता है, ये लड़का तो मर चुका है। चैप्टर 3। नकुल जिन लड़कों को बुलाता है वो लड़के अयान को मार डालते हैं। उनमें से एक लड़का रोहन को जाकर बता देता है। रोहन ये सुनकर अब डरने लगता है और परेशान होने लगता है। तुम सब ना समझ हो। मैंने तुम सबको कहा था सिर्फ हाथ पैर तोड़ना है, पर तुम सबने तो इसको जान से ही मार दिया, नकुल कहता है। नकुल और वो लड़के बहुत डरने लगते हैं, पर फिर नकुल कुछ सोचता है। तुम सब फिक्र मत करो, अयान का अपना कोई नहीं है, इसलिए हमें डरने की बात नहीं है। तुम सब एक काम करो, अयान की बॉडी ले जाकर तालाब में फेंक दो। ये काम तुम सब काफी सावधानी से करना, बाकी का मैं यहां पर देख लूंगा, नकुल उन लड़कों से कहता है। वो लड़के ठीक वैसा ही करते हैं जैसा नकुल ने कहा था। वो सब अयान की बॉडी एक कार के अंदर रखकर एक बड़े से झील के पास ले जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो सब कार को रोकते हैं और अयान को कार से बाहर निकलते हैं। चल जल्दी कर, जल्दी से इस लड़के की बॉडी निकाल कार से, उन लड़कों में से एक लड़का कहता है। फिर दो लड़के कार के पास जाकर अयान की बॉडी को उठाकर लाते हैं। अभी तक बहुत तेज और भयानक बारिश हो रही थी। वो लड़के उस झील को देखते हैं, फिर अयान की बॉडी को उस झील के अंदर फेंक देते हैं। चलो, अब इस मुसीबत से तो छुटकारा मिल गया। अब यहां से जल्दी से निकलो, कहीं हमें कोई ये सब करता देख ना ले, उन लड़कों में से एक लड़का कहता है। अयान के झील में गिरते ही पानी से काफी तेज की आवाज आती है उसके गिरने की। वो लड़के अयान को झील में फेंक कर वहां से कार में बैठकर तुरंत निकल जाते हैं। और तभी मध्य प्रदेश के एक ग्वालियर शहर के कल्याण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू रूम में किसी के कोमा से बाहर निकलने के वजह से काफी हलचल और शोर होने लगता है। ग्वालियर शहर के सबसे अमीर और रईसदार आहूजा परिवार के बड़े से बंगले के अंदर फोन की आवाज गूंजने लगती है। फोन की आवाज सुनकर उस बंगले की नौकरानी फोन उठाती है और फोन के दूसरे साइड में जो लेडी होती है वो नौकरानी से कुछ ऐसा कहती है कि जिससे उस नौकरानी के चेहरे पर चमक आ जाती है। अपर्णा मैम। अयान सर होश में आ चुके हैं, हेड सर्वेट चिल्लाकर अपर्णा को कहती है। हेड सर्वेट कुछ सर्वेट्स को बोलती हैं ये खबर अपर्णा मैम तक पहुंचाने के लिए। अपर्णा ये खबर सुनते ही भागते भागते हेड सर्वेट के पास आती है। अनिका, क्या अयान सच में होश में आ चुका है? अपर्णा अनिका से पूछती है। अनिका बंगले की हेड सर्वेट थी। जी मैम। अयान सर होश में आ चुके हैं और डॉक्टर्स ने आपको मिस्टर आहूजा के साथ हॉस्पिटल में अयान सर से मिलने के लिए बुलाए हैं, अनिका खुश होते हुए कहती है। ये सुनकर अपर्णा तुरंत मिस्टर आहूजा को फोन मिलाती है। वियान आहूजा अपने ऑफिस में बैठकर एक जरूरी मीटिंग कर रहे होते हैं। वियान जब कॉल पर अपर्णा से बात करते हैं और उन्हें जैसे ही पता चलता है कि अयान कोमा से बाहर आ चुका है तो वो तुरंत अपनी मीटिंग पोस्टपोन्ड करते हैं और कार में बैठकर अपर्णा के साथ हॉस्पिटल जा पहुंचते हैं। अपर्णा और वियान जब खुद हॉस्पिटल जा पहुंचते हैं तो सारे वहां के स्टाफ और सारे डॉक्टर्स उन दोनों को ही बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे। न्यूज रिपोर्टर्स को ये बात पता चलती है
तो वो सब तुरंत हॉस्पिटल के बाहर वियान और अपर्णा का इंटरव्यू लेने के लिए पागल होने लगते हैं। दोनों अयान से मिलने के लिए आईसीयू के डायरेक्ट अंदर चले जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि अयान के साथ कुछ डॉक्टर्स उसे का चेकअप कर रहे थे। डॉक्टर्स उन दोनों को देखकर अयान से दूर हो जाते हैं। अपर्णा अयान के पास जाकर बैठ जाती हैं और अयान को देखने लगती हैं। देखते ही देखते अपर्णा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा अयान, हम 2 साल से तुम्हारे होश में आने का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार तुम होश में आ ही गए। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता है। बस अब तुम जल्दी से ठीक होकर घर आ जाओ। घर पर तुम्हारा सब इंतजार कर रहे हैं, अपर्णा कहती है। उसके आंखों से लगातार आंसू गिरते जा रहे थे। अयान अभी सिर्फ आधे होश में ही था, जिसके वजह से वो सब कुछ देख पा रहा था और सुन पा रहा था, पर कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसका शरीर 2 साल से एक ही जगह पर पड़ा था, जिसके वजह से उसके शरीर में कमजोरी होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। अपर्णा के मुंह से बेटा शब्द सुनकर उसके आंखों में भी आंसू आने लगता है। मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो रही थी और बिजलियां भी कड़क रही थी। जब एक जोरदार बिजली कड़कती है तो उसको सब याद आ जाता है। मैं यहां पर कैसे और कब आया? मुझे तो रोहन ने जान से मार दिया था, तो मैं अभी तक जिंदा कैसे हूं? और ये लोग मुझे अपना बेटा क्यों कह रहे हैं? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आखिर ये हो क्या रहा है? अयान खुद मन ही मन सोचता है। अयान अब अपनी आंखों को पूरे तरीके से खोलता है और सामने में वो अपर्णा को देखता है, जिनकी नजरें अयान पर ही टिकी हुई थी। अयान अपर्णा का खूबसूरत चेहरा देख सकता था। उन्होंने अपनी झुर्रियों को हटाने के लिए हल्का सा मेकअप भी किया था, पर वो मेकअप पूरी तरह से खराब हो जाता है उनकी आंसुओं की वजह से। अयान फिर अपर्णा के पीछे वियान को देखता है, जो काफी जवान और हट्टे कट्टे दिख रहे थे। अयान को पहले से ज्यादा साफ अब दिख रहा था। पहले अयान इतना साफ तरीके से नहीं देख सकता था। घर पर सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, अयान बहुत ही धीमी आवाज में धीरे धीरे पूछता है। अपर्णा और वियान दोनों अयान की आवाज सुनकर बहुत खुश होते हैं। हाँ बेटा, घर पर सब लोग सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं, अपर्णा अयान का हाथ पकड़ते हुए कहती है। अपर्णा के ऐसे अयान को पकड़ने से अयान के हाथ में दर्द होता है और अयान का अजीब सा चेहरा बन जाता है। वियान अयान का चेहरा देखकर सब समझ जाते हैं। अपर्णा, अयान का हाथ छोड़ दो, उसको शायद तकलीफ हो रही है। अपर्णा वियान की बात सुनकर तुरंत अयान का हाथ छोड़ देती है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं, हम अयान को घर कब ले जा सकते हैं? वियान अपर्णा से कहते हैं और दोनों मिलकर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर, हम अयान को कब तक घर ले जा सकते हैं? वियान डॉक्टर से पूछते हैं। डॉक्टर जब वियान और अपर्णा को देखते हैं तो वो सबसे पहले नीचे झुककर दोनों को काफी रेस्पेक्ट देता है। जी सर, आप अयान सर को चाहे तो कल ही वापस घर ले जा सकते हैं। अयान सर अभी थोड़े कमजोर हैं, इसलिए आज उनको बेड रेस्ट दिया जाएगा, जिसके वजह से वो कल तक पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर वियान और अपर्णा से कहता है। ठीक है डॉक्टर, आपका शुक्रिया। वियान डॉक्टर को शुक्रिया अदा करते हैं। सर, आपको शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा तो सौभाग्य है कि हम आपके कुछ काम आ सके, डॉक्टर कहते हैं। वियान अयान के डिस्चार्ज पेपर्स पर सिग्नेचर करते हैं। फिर अपर्णा के साथ वहां से बाहर आ जाते हैं। दोनों अयान के वार्ड के बाहर खड़े होते हैं और शीशे से अयान को सोता हुआ देख रहे होते हैं। वियान, क्या हम अयान को देखने के लिए यहीं हॉस्पिटल में रुक सकते हैं? अपर्णा वियान से पूछती है। वियान अपर्णा का खूबसूरत चेहरा देखते हैं। हाँ, क्यों नहीं, मैं भी यही सोच रहा था। ठीक, तो हम आज यहीं पर रुकेंगे,
वियान अपर्णा से कहते हैं। अपर्णा हस्बैंड की बात सुनकर बहुत खुश होती है। रात के 12 बज चुके थे। अपर्णा और वियान दोनों हॉस्पिटल में ही रुके होते हैं। सुबह हो जाती है। अयान की भी नींद खुल जाती है और जब वो सामने देखता है तो वहां पर कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो उसके हेल्थ को चेक कर रहे होते हैं। अयान का हेल्थ चेक करने के बाद वो एक रिपोर्ट बनाते हैं और उसके साथ कुछ मेडिसिन्स भी लिख देते हैं। डॉक्टर फिर वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही अपर्णा और वियान दोनों अंदर आते हैं और अयान को देखते हैं। अयान, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुके हो, इसलिए अब हम सब घर जा सकते हैं, अपर्णा अयान के सिर को सहलाते हुए कहती है। पर अयान अपने ही सोच में डूबा हुआ था। अपर्णा के ऐसे उसको सहलाने के वजह से अयान को काफी अच्छा लग रहा था। अयान फिर अपर्णा को देखता है। माँ, मैं यहां इस हालत में कैसे आया? अयान अपर्णा से पूछता है। इस सवाल पर अपर्णा और वियान दोनों एक दूसरे को देखते हैं। बेटा अयान, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था जिसके वजह से तुम यहां पर पिछले 2 सालों से हो, वियान अयान से कहते हैं। माँ, मैं अभी ये कहां पर हूं? मतलब ये जगह कौन सी है? भारत के अंदर? अयान फिर अपना दूसरा सवाल पूछता है। इस सवाल पर एक बार फिर से अपर्णा और वियान हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं, फिर अयान को देखते हैं। हम अभी मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हो। पर अयान, तुम ये सब अजीब अजीब सवाल क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम मध्य प्रदेश के अंदर रहते हैं? अयान, तुम हमें बहुत बदले बदले से लग रहे हो। क्या बात है अयान, तुम ठीक तो हो ना? अपर्णा अयान की फिक्र करते हुए उससे पूछती है। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस मेरी यादें कुछ धुंधली हैं, अयान खुद को बचाते हुए कहता है। अयान को अब धीरे धीरे करके समझ आ रहा था कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। एक तरफ से वो खुश था तो एक तरफ से वो बहुत गुस्सा और उदास, क्योंकि वो तो जिंदा बच गया है और अब जब कभी भी वो अपने यूनिवर्सिटी जाएगा तो नकुल दोबारा उसकी जान लेने की कोशिश करेगा। वो अब तक तो बस यही सोच रहा था कि वो अभी भी गरीब ही है, भले ही उसके पास अब परिवार हो। अयान अपने नए परिवार के साथ खुश रहना चाहता है, इसीलिए वो डिसीजन लेता है कि वो अब कभी भी दिल्ली नहीं जाएगा। ठीक है अयान बेटा, अब ये सब छोड़ो और अब हमारे साथ अपने घर चलो। मैं 2 साल से एक बहुत बड़े अपने डिसीजन के बारे में सोच रहा था, जिसका खुलासा मैं कल करूंगा, इसलिए कल के लिए तुम बिल्कुल तैयार रहना, वियान अयान से कहते हैं। अयान अपने पिता के बात पर गौर करता है और अपना सिर हाँ में हिला देता है। तो चलो अयान, जल्दी से उठो, बाहर में हमारी कार खड़ी है। चलो वापस से अपने घर चलते हैं, वियान कहते हैं। चैप्टर 4। अयान जब अजीबो गरीब सवाल वियान और अपर्णा से करता है तो वो दोनों अयान को देखने लगते हैं। वो दोनों अयान को कहते हैं कि चलो घर चलते हैं, बाहर हमारी कार खड़ी है। तो अयान ये सुनकर सोचता है, क्या इनके पास कार भी है? वैसे इन लोगों ने कपड़े तो अच्छे पहने हैं। अयान उन दोनों के साथ हॉस्पिटल से बाहर जाने के लिए उठता है। उठते वक्त उसको टेबल के ऊपर कैलेंडर दिखता है। कैलेंडर में अयान डेट देखकर हैरान हो जाता है। ये तारीख तो आज की है। इसका मतलब मैं 2 साल से हॉस्पिटल में नहीं था। कल मुझे रोहन ने मरवाया था और आज मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं, अयान मन ही मन सोचता है। अयान, क्या हुआ, रुके क्यों गए? वियान पूछता है। नहीं, वो बस मैं आज की तारीख देख रहा था, अयान कहता है। अयान फिर वियान के साथ आगे जाता है। आगे जाने पर उसको एक बड़ा सा आईना लगा हुआ दिखता है। आईना के सामने से जब अयान गुजरता है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी काफी ज्यादा भरी हुई है और उसके मसल्स भी बहुत ज्यादा फिट थे। अयान का चेहरा बिल्कुल उसके असली चेहरे के जैसा ही था, पर उसका चेहरा भरा हुआ था।
उसकी हाइट भी पहले से ज्यादा लग रहा था। अयान ये सब देखकर अब पूरी कहानी समझ जाता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। लगता है मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा पुरानी शरीर को छोड़कर इस नए शरीर के अंदर आ चुका है, अयान मन ही मन कहता है। वो अपने बालों को अपने हाथों से पीछे के तरफ धकेलता है और फिर वापस से वियान के साथ चलने लगता है। हॉस्पिटल के अंदर जब तीनों अयान, अपर्णा और वियान चलते हैं तो वहों के सारे लोग नीचे बैठ जाते हैं और अपना सिर को नीचे कर लेते हैं। अरे ये क्या हो रहा? हॉस्पिटल के सारे लोग हमें देखकर ऐसे नीचे क्यों बैठ रहे हैं? क्या मैं किसी टेररिस्ट का बेटा हूं? अयान ये सब सोचकर वियान के तरफ और फिर अपने शरीर के तरफ देखता है। उसको ये सब देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि वो भी एक टेररिस्ट ही है। अयान जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकलता है वैसे ही बहुत सारे लोग अपने हाथों में फूल लेकर अयान की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। अयान सबसे ज्यादा हैरान ये देखकर होता है कि लगभग 50 से ज्यादा लोग काले रंग के किसी वर्दी में बहुत हाईटेक गन्स हाथ में लेकर खड़े होते हैं। वो सारे लोग अयान और उसके परिवार को घेर लेते हैं। अयान पहले तो ये सब देखकर डर रहा था, पर उसको बाद में समझ आता है कि वो सारे लोग उसकी रक्षा के लिए आए हैं। वो देखता है कि काफी सारे न्यूज रिपोर्टर्स अयान और उसके परिवार को देखते ही नीचे झुककर अयान को रेस्पेक्ट देते हैं। फिर वो सब अघान और वियान और अपर्णा से सवाल करने लगते हैं। अयान सर, अब आपको 2 साल के उठने के बाद कैसा लग रहा? अयान सर, क्या आपको 2 साल पहले हुई घटना के बारे में कुछ याद है? आपको अभी कैसा लग रहा है? क्या आप उन लोगों से बदला लेने का सोच रहे हो? न्यूज रिपोर्टर्स एक के बाद एक सवाल अयान के तरफ माइक करके पूछने लगते हैं। मुझे 2 साल से सोकर उठने के बाद कैसा लग रहा है? क्या ही अजीब सवाल हैं ये रिपोर्टर्स भी ना। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं हूं कौन, क्योंकि इस लड़के का नाम भी अयान ही है और मेरा नाम भी अयान ही है। ये लड़का बिल्कुल मेरे जैसा ही दिखता है और हमारा सरनेम भी आहूजा ही है। और तो और सबसे बड़ी बात, आखिर में जिनका बेटा हूं वो लोग कौन हैं? अयोम खुद से ही ये सारे सवाल करता है। जब उसको कुछ समझ नहीं आता है तो वो अपने सिर को खुजाने के लिए अपना एक हाथ उठाता है। उसके हाथ को उठते देख सारे रिपोर्टर्स बिल्कुल शांत हो जाते हैं और सारे सिपाही हाथों में बंदूक लेकर सावधान हो जाते हैं। अब इन सबको क्या हुआ? ये सब बुत क्यों बन गए? अयान खुद से बात करते हुए धीरे से कहता है। जब अयान अपने हाथ से अपना सिर खुजा लेता है तो वो सारे रिपोर्टर्स चैन की सांस लेते हैं। वो सारे सिपाही फिर अयान, अपर्णा और वियान को कवर करते हुए 3 लग्जरी कार्स के पास लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल के बाहर सिर्फ अयान के लिए ही इतने सारे लोग मिलने आए थे कि पूरा रास्ता लगभग लग्जरी कारों से जाम हो चुका था। लेकिन फिर भी अयान के पास उन सब में से किसी को भी हिम्मत नहीं हो रही थी आगे आने की, अयान से मिलने की। अयान भी इस बात पर ज्यादा गौर नहीं करता है और जाकर एक लग्जरी कार के अंदर बैठ जाता है। अयान के अंदर जाते ही उसको एक लड़की दिखती है जो उसके ठीक बगल में ही बैठी होती है। वो लड़की लगभग 20 साल की लग रही थी और अयान खुद 21 साल का था। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि अयान की आंखें उसके चेहरे से अपनी नजर हटा ही नहीं पा रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और उसका गोल सा चेहरा, उसकी गुलाबी होठ, उसके लंबे और काले घने बाल और सबसे बड़ी बात उसके बदन से निकलती है मंत्रमुग्ध करने वाली खुशबू अयान को पागल कर रही थी। तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? अयान, बोलो। अयान उसकी आवाज सुनकर अपने होश में आता है और उसको देखता है। तुम कौन हो और यहां पर क्या कर रही हो? अयान पूछता है। अयान के इस सवाल पर वो लड़की घूरकर उसको देखती है। क्या कहा तुमने? तुम मुझे जानते नहीं? अच्छा है, तुम मुझे तो भूल ही गए होंगे, क्योंकि उस हादसे से पहले तुम कई लड़कियों के साथ बार के अंदर जो थे
उन लड़कियों की जगह में हूं ही कौन तुम्हारे लिए, वो लड़की अयान से कहती है। अयान सोच में पड़ जाता है। क्या ये पुराना अयान काफी सारी लड़कियों के साथ बार में था हादसे से पहले? इसके कारनामे सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत अश्लील लड़का था, अयान मन ही मन सोचता है। वैसे मैं अगर सच बताऊं तो मुझे सच में तुम याद नहीं हो और ना ही मुझे तुम्हारा नाम पता है, और तुम मेरी कौन लगती हो? मुझे कुछ नहीं याद है, अयान अपना सिर खुजाते हुए उस लड़की से पूछता है। अयान की बात सुनकर वो लड़की हैरान होती है, पर फिर कुछ पल बाद उसकी हैरानी गायब हो जाती है। मेरा नाम अनाया है और मैं तुम्हारी फिंस हूं। हमारी जल्द ही शादी भी होने वाली है। लगता है एक्सीडेंट के वजह से तुम्हारी यादाश्त चली गई है। पर कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी करतूतों को तुम्हें बताने में बड़ा मजा आएगा। अनाया इतना कहने के बाद स्माइल करने लगती है। अयान को अनाया का नाम सुनकर अनन्या की याद आ जाती है। अयान अनन्या को बहुत पसंद करता है। अनन्या अयान के साथ उसके ही कॉलेज में पढ़ती है। अयान जब अनाया से शादी वाली बात सुनता है तो वो चिल्ला पड़ता है। क्या हमारी शादी होने वाली है? अयान लगभग चिल्लाकर ये कहता है। अनाया ये सुनकर शांति से उसको देखने लगती है। हाँ, हमारी जल्द ही शादी भी होने वाली। पर तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? उस टाइम तो तुम बहुत खुश थे जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी। अच्छा हाँ, तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं है। वैसे मेरा तुमसे शादी करने का कोई भी इरादा नहीं है, वो तो मुझे अपने पेरेंट्स के वजह से शादी के लिए मानना पड़ा, अनायो अयान से कहती है। अयान शांत हो चुका होता है। अच्छा, क्या तुम मेरे सारे कारनामे के बारे में मुझे बता सकती हो? पर अभी नहीं, जब मैं घर पहुंच जाऊंगा और कुछ अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनकर खाना वाना खा लूंगा, तब उसके मुझे तुम आराम से मेरे बारे में सब कुछ बताना। फिलहाल के लिए तो मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, अयान कहता है। तभी उसको याद आया कि वो मरने से पहले भी काफी भूखा था। अनाया इस बदले हुए अयान को बहुत ही अलग नजरों से देख रही थी। अयान के भूख के वजह से उसका चेहरा किसी छोटे बच्चे की तरह बन गया था। अनाया अयान का चेहरा बहुत प्यार से देख रही होती है। अयान, तुम कितने बदल चुके हो, पर मुझे तुम्हारा ये बदला हुआ रूप ज्यादा पसंद आया। अनाया अपने मन में सोचती है और हल्के से एक बहुत खूबसूरत स्माइल करती है। अयान की नजर जब अनाया घर जाती है तो वो देखता है कि अनाया उसको बड़े ध्यान से और शांति से देखते जा रही है। अयान फिर अपना चेहरा कार की विंडो की तरफ कर देता है। वियान और अपर्णा भी अपने कारों के बैठ जाते हैं। उन सबके बैठने के बाद कार्स स्टार्ट होती हैं और ग्वालियर के रास्तों पर चलने लगती हैं। उन रास्तों पर कम से कम 30 के आसपास लग्जरी कार्स लाइन से चल रही थी और अगल बगल में भी कुछ कार्स चल रहे थे। उनमें से अयान की कार ठीक उन सब के कारों के बीच चल रहा था। लगभग 1 घंटे के अंदर वो सब एक बहुत बड़े और शानदार बंगले के बाहर आकर अपनी कारों को रोकते हैं। उन कारों के रुकने के बाद सब अपनी अपनी कार से बाहर निकलते हैं। अयान भी अपने कार से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही ज्यादा बड़ा और फैला हुआ बंगला था। उस बंगले को देखने के बाद वो बहुत अलग तरीके का महसूस कर रहा था। अयान के कार से बाहर निकलने के बाद ही बहुत सारे सर्वेंट्स भागते हुए उसके पास आते हैं। वो सारे सर्वेंट्स अयान के सामने बैठकर अपने एक हाथ को अपने कंधे पर रखकर अयान को रेस्पेक्ट देते हैं, फिर वो सब खड़े हो जाते हैं। हेड सर्वेंट आगे आती हैं। अयान सर, चलिए अपने बंगले के अंदर। अंदर में आपका बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं, हेड सर्वेंट बहुत ही तमीज के साथ अयान से कहती है। अयान पहले हेड सर्वेंट को देखता है, फिर बंगले को देखकर हल्के से कहता है, क्या ये पूरा बंगला मेरा है? चैप्टर 5।
अयान हॉस्पिटल से निकलकर अपने मॉम और डैड के साथ अपने बंगले के लिए निकल जाता है। अयान को अपनी कार में अनाया मिलती है। अनाया अयान की फिंस होती है। वो दोनों बंगले के बाहर पहुंचते हैं। अयान अपने बंगले को देखकर पूरा हैरान होता है, क्योंकि उसको लग नहीं रहा था कि उसके नए मॉम डैड इतने ज्यादा अमीर होंगे। अनाया अपनी कार से निकलती है और अयान के पास जाकर खड़ी हो जाती है। हेड सर्वेंट अयान को अंदर ले जाती है। अयान अंदर जाता है। ये बांग्ला तो पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी से 10 गुना ज्यादा बड़ा है, अयान मन ही मन सोचता है। जो अयान के सिक्योरिटी के लिए कुछ स्पेशल ऑफिसर्स थे वो बंगले के बाहर ही खड़े हो जाते हैं। वियान और अपर्णा भी आज बहुत खुश थे, क्योंकि अयान बहुत महीनों बाद अपने घर आया था। अयान जब बंगले के अंदर आता है तो खुद ब खुद सारे लोगों का अटेंशन अयान के तरफ चला जाता है। अयान के साथ साथ ही अनाया भी चल रही थी। वियान अयान के पास आते हैं और को लेकर के आगे जाते हैं। चलो अयान, मैं तुम्हें मेहमानों से मिलवाता हूं। अनाया तुम भी चलो। वियान अयान और अनाया को अपने साथ ले जाते हैं। अयान इनसे मिलो। ये हैं एएन मल्टीनेशनल के मालिक और अनाया के पिता के साथ साथ मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक, वियान कहते हैं। हेलो अयान सर, वरुण कहते हैं। वरुण अयान के हरकतों से अच्छे से वाकिफ थे, इसलिए वो घबराते हुए अयान को सर कह देते हैं। आप मुझे सर मत कहिए। मैं आपके बेटे का उम्र का हूं, इसलिए आप मुझे बेटा कहकर बुला सकते हैं। वैसे भी अब तो हम मिली हैं, अयान कहता है। अयान की बातें सुनकर वियान, वरुण और अनाया हैरानी भरी नजरों से उनको देखने लगते हैं। अयान को जब वो लोग ऐसे देख रहे होते हैं तो उसको अजीब लगने लगता है। क्या हुआ आप तीनों को? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? अयान पूछता है। नहीं अयान बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, बस हम ऐसे ही तुम्हें देख रहे थे कि अब तुम काफी समझदार हो गए हा पहले से, वरुण मुस्कुराते हुए अयान से कहते हैं। अयान उनकी बात पर सिर्फ एक स्माइल कर देता है। अनाया इस बार अयान को काफी इज्जत से देख रही थी। वियान अयान को आगे लेकर जाते हैं और बाकी मेहमानों से भी मिलाते हैं। अयान कुछ देर में ही सबके ऊपर अपना अच्छा इंप्रेशन जमा देता है। उसका ये बदला रूप देखकर काफी लोग बहुत खुश थे। अयान अभी भी हॉस्पिटल के कपड़ों में ही था। मैं जरा अपने कपड़े बदल कर आता हूं। अनाया क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? अयान पार्टी में आए गेस्ट से कहता है। वो अनाया से मदद मांगता है। अनाया उसकी बात सुनकर उसको बड़ी बड़ी आंखों से देखती है। अयान समझ गया था कि वो गलत समझ रही है, इसलिए वो अनाया के नजदीक जाता है। अनाया, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे कुछ याद नहीं है, इसलिए मुझे मेरा कमरा दिखा दो प्लीज, अयान धीरे से अनाया के कान में कहता है। अनाया फिर अयान के साथ वहां से अयान के कमरे की तरफ जाने लगती है। अयान पूरे बंगले के इंटीरियर को ध्यान से देखने लगता है। ये बंगला कितना सुंदर है। मैंने कभी इतना बड़ा और सुंदर बंगला नहीं देखा। अयान अनाया के पीछे चलते चलते बड़बड़ाता है। अनाया उसकी सारी बात सुन रही होती है। अयान फिर अनाया को देखता है और उसके पास जाता है। अनाया, तुम भी बहुत अमीर होगी ना? तुम्हारे पिता तो बहुत अच्छे इंसान हैं, अयान कहता है। उसकी बात सुनकर अनाया अयान को देखने लगती है, फिर एक ठंडी सांस छोड़ते हैं। हाँ, हमारा परिवार भी काफी अमीर है, पर तुम्हारे परिवार से ज्यादा नहीं। और मेरे पिता तुम्हें अच्छे लगे होंगे, पर उनका अंडरवर्ल्ड में काफी बड़ा नाम है। उन्होंने कई लोगों को अपने हाथों से मारा है। अयान ये सुनकर हैरानी से अनाया को देखता है। फिर वो उससे आगे कुछ नहीं कहता है और वापस से बंगले को काफी गौर से देखने लगता है। अनाया अयान को उसके आलीशान कमरे के अंदर ले जाती है। ये लो तुम्हारा रूम भी आ गया, अनाया कहती है।
अयान रूम के अंदर जाने के बाद उस रूम को बहुत ही ज्यादा गौर से देखने लगता है। ये मेरा रूम है? ये रूम तो बहुत बड़ा है, यहां पर 50 लोग आराम से रह सकते हैं। मैं क्या इस कमरे में अकेला ही रहता हूं? अयान पूछता है। हाँ, तुम यहां पर अकेले ही रहते हो। मेरा कमरा तुम्हारे कमरे से छोटा है। जब तुम यहां पर नहीं थे तब मेरा यहां पर आने का बहुत मन करता था, पर मेरे घर वाले यहां पर आने ही नहीं देते थे। बस मैं वियान पापा से और अपर्णा माँ से मिलने आती थी, अनाया कहती है। ठीक है, तो मैं जाती हूं। तुम जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाना। इतना कहने के बाद अनाया वापस जाने लगती है। उसको जाते देख अयान उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। नहीं अनाया, रुको प्लीज, तुम क्या मुझे नीचे भी ले जा सकती हो? मुझे सच में नीचे जाने का रास्ता नहीं मालूम है। प्लीज तुम यहां पर वेट करो, मैं तुरंत रेडी होकर आता हूं। प्लीज प्लीज प्लीज, अयान कहता है। अयान का चेहरा किसी छोटे से पप्पी की तरह हो गया था। अनाया अयान का प्यारा सा चेहरा देखती है। ठीक है, मैं यहां पर तुम्हारा वेट करती हूं। तुम जल्दी से जाओ और रेडी होकर आओ, फिर हम दोनों ही नीचे पार्टी में जाते हैं, अनाया कहती है। अयान ये सुन खुश हो जाता है। ठीक है, मैं अभी गया और अभी आया, अयान कहता है और वहां से तुरंत बाथरूम के तरफ चला जाता है। अनाया बेड पर बैठकर अयान के ख्यालों में डूबी हुई थी। उसको अयान का प्यारा सा चेहरा बार बार उसके आंखों के आगे आ रहा था। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे बार बार अयान के ख्याल क्यों आ रहे हैं? ऐसा मेरे साथ पहले तो कभी नहीं हुआ। कहीं मैं अयान को पसंद तो करने नहीं लग गई? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हमें मिले सिर्फ कुछ घंटे ही हुए जब से अयान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है, अनाया मन ही मन खुद से कहती है। इतने में अयान भी बाथ लेकर के बाथरूम से बाहर निकले जाता है। अयान अपने कमर पर एक वाइट कलर का टॉवल लपेटा हुआ था। अनाया जब बाथरूम के दरवाजे की खुलने की आवाज सुनती है तो वो उधर देखती है। दरवाजे पर अयान खड़ा था। अयान की हॉट बॉडी और उसके गीले बाल देखकर वो ब्लश करने लगती है। वो तुरंत अपना चेहरा किसी और साइड मोड़ लेती है। मैंने कुछ नहीं देखा और तुम्हारे एब्स को तो मैं बिल्कुल देखा ही नहीं। अनाया का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था और वो हड़बड़ाते हुए कुछ भी अयान से कहते जा रही थी। अयान उसकी बातों को सुनकर है देता है। ठीक है, ठीक है, मैं अभी कपड़े पहन कर आता हूं, अयान कहता है। वो फिर अपने ड्रेसिंग एरिया में चला जाता है। वहां पर अयान को तरह तरह के कपड़े दिख रहे थे। वो सारे कपड़े बहुत महंगे लग रहे थे अयान को। अयान को कुछ समझ नहीं आता है कि उसको क्या पहनना चाहिए। उसने पहली बार इतने वैरायटी के कपड़े देखे थे। उसकी नजर एक खूबसूरत से नीले रंग के ब्लेजर पर जाती है। उस ब्लेजर के किनारों पर कुछ चमकीले पत्थर लगे हुए थे जो नीले रंग के थे। ब्लेजर के सीने वाले हिस्से पर चमकीले पत्थरों से एक रोज का फूल जड़ा हुआ था जिसका रंग भी नीला ही था। अयान को वो ब्लेजर पसंद आ जाता है तो वो उस ब्लेजर को निकल लेता है और डार्क ब्लू कलर की टाई, शर्ट और पेंट भी निकाल लेता है। जब वो उस बड़े कावड़ के नीचे देखता है तो उसको जूतों का सेक्शन दिखता है जहां पर कई तरह के रंग बिरंगे फॉर्मल और अनफॉर्मल जूते थे। उनमें से वो अपने ब्लेजर के रंग का ही जूता निकाल लेता है। उस जूते के ऊपर लग रहा था कि किसी चमकीले पत्थर को पिघलाकर उसके ऊपर एक परत चढ़ा दी गई हो। वो कुछ देर में ड्रेस पहनकर रेडी हो जाता है और परफ्यूम भी लगा लेता है। उसको अपने बड़े से आईने के नीचे बहुत सारे चीजें दिखती हैं। उनमें से सिर्फ वो जेल को लेता है और ढक्कन को खोलकर अपनी उंगलियों को उसके डालकर जेल निकलकर अपने बालों में लगाकर अपने बालों को सेट कर लेता है। जब अयान पूरी तरह से रेडी हो जाता है तो वो आईने के सामने खुद को देखता है।
अब मैं अच्छा दिख रहा हूं, अयान खुद से कहता है। वो वहां से निकलकर अनाया के पास जाता है। अनाया अयान को देखती है तो बस देखते ही रह जाती है। अयान बहुत हैंडसम लग रहा था। अनाया, मैं कैसा लग रहा हूं? अयान पूछता है। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। चलो फिर अब चलते हैं पार्टी में, अनाया स्माइल करते हुए कहती है। अयान फिर अनाया के साथ वहां से नीचे जाने लगता है। जब नीचे पार्टी में काफी समय हो जाता अयान की राह तकते तकते तो लोग बोर होने लगते हैं। पर तभी सीढ़ी से उन लोगों को अयोग और अनाया दिखते हैं नीचे आते हुए। जब बाकी परिवारों की लड़कियां अयान को देखती हैं तो उनके दिल में कुछ कुछ होने लगता है। अयान बहुत ज्यादा हैंडसम था। सारे बिजनेसमैन सिर्फ अयान के ब्लेजर को ही देखने लग जाते हैं। ये इस ब्लेजर के ऊपर तो ब्लू डायमंड जड़ा हुआ है ना? हाँ, वो ब्लू डायमंड ही है। ब्लेजर के ऊपर तो कितने सारे ब्लू डायमंड्स लगे हैं और वो सीने पे रोज जो बना है ब्लू डायमंड से वो तो और भी ज्यादा खूबसूरत है। हाँ, तुमने सही। तुम्हें क्या लगता है इस ब्लेजर की कीमत क्या होगी? कम से कम इस ब्लेजर की कीमत 2 करोड़ होगा और ज्यादा से ज्यादा 6 करोड़ होगा। ये तो बहुत महंगा है। बाकी के लोग ब्लेजर के रेट के बारे में ही बातें करने लगते हैं। अयान जब पूरा नीचे उतर जाता है तो अब उन लोगों की नजर ब्लेजर को छोड़कर उसके जूते के ऊपर जा टिकते हैं। अयान अनाया के साथ अपने पिता वियान के पास जाता है। तीनों फिर एक बड़े से स्टेज के जैसे पर चढ़ जाते हैं। अयान के आ जाने की खुशी में अब इस पार्टी को हम स्टार्ट करते हैं, वियान कहते हैं। उनके ये कहने के बाद पार्टी शुरू हो जाती है और सारे लोग पार्टी का मजा लेने लगते हैं। वियान कुछ बिजनेसमैन्स के साथ बिजनेस से रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं तो अपर्णा अपनी सहेलियों के साथ गप्पे लड़ा रही होती है। अयान अनाया को उसकी सहेलियों के साथ छोड़ देता है और खुद खाना खाने के लिए एक बड़े से डाइनिंग टेबल के पास चला जाता है। उस डाइनिंग टेबल के ऊपर कई तरह के खाने रखे हुए थे। अयान को तो बस बहुत जोर से भूख लगी हुई थी इसलिए वो जल्दी से एक प्लेट लेता है और उसके अंदर एक एक करके कई तरह के वैरायटी रखने लगता है। अयान पूरा 3 प्लेट खाना ले लेता है, फिर वो एक टेबल घर जाकर बैठ जाता है। बैठने के बाद वो खाने पर टूट पड़ता है। और इधर अनाया अपनी सहेलियों के साथ अयान के टेबल से थोड़ी दूर पर ही बैठी हुई। अनाया की सहेलियां तो बस अयान को ही देख रही थी। अनाया जब देखती है उसकी दोस्त उसके फिन्स को अलग नजर से देख रही है तो उसको गुस्सा सा आने लगता है, क्योंकि अयान तो उसका हो चुका था। अनाया अपनी आवाज में भारीपन लाकर दांतों को दबाकर गुस्से से अपनी सहेलियों से कहती है, तुम सब मेरे फिन्स को ऐसे क्यों देख रही हो? तुम सबको ये पता है ना कि उसने मेरे साथ एंगेजमेंट की है, इसलिए उसको देखने का हक सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं।